ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो रिकॉलिंग लैब है उसका टॉपिक है डिटरमाइन द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड बाय सॉल्युबिलिटी मेथड। थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं ताकि आपको क्विज़ वगैरह में ईजीनेस हो जाए। तो सबसे पहले हीट ऑफ सॉल्यूशन को देखते हैं। हीट ऑफ सॉल्यूशन या किसी भी चीज़ की हीट मतलब उसका हीट कंटेंट है। तो हीट कंटेंट को बेसिकली आप लोग जो अर्ली क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो इंथैल्पी की टर्म में होता है। बेसिकली इंथैल्पी का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन कभी भी, कोई भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन, कभी भी कोई भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो वो किसी ना किसी हीट प्रोसीजर के साथ हो रहा होता है। या तो हीट उसके अंदर इवॉल्व हो रही होती है या हीट उसके अंदर इन हो रही होती है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि केमिकल चेंज के साथ साथ हीट चेंज अकम्पनीड होता है, उसके साथ साथ हो रहा होता है। अब ये देखने की बात है कि आइदर वो हीट एब्जॉर्ब करके वो केमिकल चेंज हो रहा है या उस केमिकल चेंज के नतीजे में हीट इवॉल्व मिल रही है। दिस इज़ अनदर थिंग। और उसी की बेस पे हम रिएक्शन को क्लासीफाई या केमिकल चेंज को क्लासीफाई कर रहे होते हैं कि आइदर वो एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। सो हीट ऑफ सॉल्यूशन का कतई ये मतलब नहीं है कि वो टोटली एक्जोथर्मिक है, वो टोटली एंडोथर्मिक है। इट डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ द सब्सटेंस अंडर कंसिडरेशन। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। हीट ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिकली द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट सो दैट फर्दर डाइल्यूशन डज नॉट गिव एनी चेंज इन द एंथैल्पी। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन मेकिंग का एक प्रोसीजर है। तो आपके पास जब भी सॉल्यूशन आप बनाते हैं तो दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सोल्यूट कंपोनेंट 1 और दूसरी चीज़ होती है आपके पास सॉल्वेंट। ठीक है। अब ये हीट कहाँ से निकल रही है या कहाँ से इन हो रही है, इसका ज़रा समझाने के लिए ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली अगर सॉल्यूट की बात की जाए तो सॉल्यूट कोई भी एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर के वो आयोनिक है या कोवलेंट है, सॉल्यूट इज़ सॉल्यूट। ठीक है। अब आयोनिक के अंदर ये होता है कि वो क्रिस्टल आयंस जो है वो एक लैटिस की फॉर्म में कंबाइन होते हैं और एक आयनिक सब्सटेंस देते हैं। जबकि कोवेलेंट सॉलिड्स की अगर बात की जाए तो उसके अंदर ये होता है कि मॉलिक्यूल्स उसके अंदर जो है वो आयंस जो है वो क्लस्टर की फॉर्म में, तो उसके अंदर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो डिस्पर्स होते हैं। ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल जो है वो एक इंडिपेंडेंटली जो है वो मूव कर रहा होता है। ठीक है। हाँ, अगर उनके दरमियान कोई मे भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई साथ में है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अगले मॉलिक्यूल के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड से मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह बनाता है। तो वो वहाँ जो है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती हैं। तो दैट इज़ अनदर थिंग। कहने का मकसद ये है कि सॉलिड जो है वो आयोनिक भी होते हैं और कोवेलेंट भी होते हैं और दोनों के ही सॉल्यूशन बनते हैं। तो लेट सपोज़ कि एक सॉल्यूट है आपके पास, आप उसको कह देते हैं कि ए अगर सॉल्यूट है तो वहाँ पर ये जो सॉल्यूट है बेसिकली अगर देखा जाए आयोनिक की बात करें तो क्लस्टर की फॉर्म में है, और अगर कोवेलेंट की बात करें तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किसी न किसी तरह अगर कोई उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो वो अटैचमेंट में होता है। ठीक है। या मॉलिक्यूल की इट्स सेल्फ बात कर ली जाए तो मॉलिक्यूल के अंदर जो सेगमेंट्स हैं आपके पास, जो एटम हैं, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं आपस में, वो भी इंटैक्ट होते हैं। तो अगर सॉल्यूट की बात कर ली जाए तो ये आपके पास सॉल्यूट का स्ट्रक्चर, ये जो मॉलिक्यूल जो फोर्सेस हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। इसी तरह अगर सॉल्वेंट की बात कर ली जाए तो ये भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, जो मतलब उनको आपस में कंबाइन किए हुए हैं। अच्छा जी, अब बात यहाँ ये है कि हीट केमिकल चेंज के साथ हीट चेंज क्यों हो रहा होता है। तो याद रखिए कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको एक स्पेस प्रोवाइड करना होता है कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पहले टूटेंगे, वो अलग अलग होंगे, ठीक है, सेपरेट आउट होंगे एक दूसरे से। इसी तरह सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेपरेट आउट होंगे। वो क्यों सेपरेट आउट होंगे? क्योंकि आपका जो सॉल्यूट जो कि लेस क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट के अंदर जा रहा है। तो सॉल्वेंट उसको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस उसके पास कोई रूम ना हो, कोई स्पेस ना हो, ताकि वो उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अकोमोडेट कर सके। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले ये होता है कि थ्रू सम एनर्जी इसके अंदर केमिकल चेंज आता है कि ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल है ये आपस में ब्रेक होते हैं, सेपरेट आउट होते हैं, ताकि वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ अकोमोडेट कर सकें।
इसी तरह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है या पार्टिकल जो है वो आपस में डिसोसिएट होते हैं, सेपरेट आउट होते हैं, ताकि वहाँ रूम या स्पेस क्रिएट हो सके, किसके लिए, आने वाले सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ये जो ब्रेकेज है ना इनका आपस का, ठीक है, जो आपस के जो मॉलिक्यूल्स जो सेपरेट आउट होना है इनका, ये ऐसे खुद ब खुद नहीं होता है, यकीनन कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होगी, ताकि वो इस तरीके से अगर थ्रू सम अट्रैक्टिव फोर्सेस या थ्रू इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वो बाइंड है, तो वो उनको सेपरेट होने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी आ रही होती है ये बेसिकली इन्वायरमेंट से आ रही होती है, सराउंडिंग से आ रही होती है। तो ये आपने ये देखा कि सॉल्यूशन के एक सॉल्यूशन बनाने के लिए एक प्रोसीजर जो है, मतलब उस केमिकल चेंज क्या आ रहा है कि इसकी एंटिटी चेंज हो रही है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप हो रहे हैं, उसके अंदर केमिकल चेंज आया, और उस केमिकल चेंज के साथ साथ हीट चेंज कैसे आ रहा है कि उसने कहीं ना कहीं से एनर्जी ली होगी, तो ये मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हुए होंगे ना। तो फिर ये होता है कि एक तो प्रोसीजर ये हुआ कि जो सेपरेशन है यहाँ से एक हीट चेंज आया जिसको हम डेल्टा एच कह लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर क्या होता है कि अब ये समझ लें कि ये ए बन गया, ये यहाँ से बी मिला, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बी जो है वो इसके साथ कुछ ना कुछ अट्रैक्शन कायम करेगा, ताकि आपके पास एक सॉल्यूशन एक होमोजेनाइज सॉल्यूशन बन जाए, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाए, एक होमोजीनियस फेज़ आ जाए। वो कैसे बनेगा कि जब तक सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्सेस नहीं होंगी, कोई उनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं हो, और वो एक दूसरे से कंबाइन नहीं होंगे, तब तक आपका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। वरना ये होता है कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो इसका मतलब है कि सॉल्यूट डिज़ोल्व ही नहीं हो रहा है। अब जब सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा और एक होमोजीनियस फेज़ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग ही पड़े हुए हैं, ठीक है। और लेकिन अगर होमोजीनियस फेज़ आ गया तो उसका मतलब यही है कि अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्डअप की हैं, जिसकी वजह से एक होमोजीनियस फेज़ आपको मिला है। तो यहाँ जो ये एक फेज़ होता है कि यहाँ पे एनर्जी इनपुट हुई है। अब यहाँ पर ये हुआ है कि जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो है, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम से कम हो जाती है, मतलब आपके लिए इक्वल टू और लेस देन ज़ीरो, या कम से कम मिनिमम हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो अब जब भी ये बात याद रखिए, जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो रहा है, और जब जब मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम से कम हो जाती है, और वो जो एनर्जी कम हो रही है वो किस फॉर्म में निकल रही होती है, वो हीट की फॉर्म में निकल रही होती है। तो यहाँ से भी एक एनर्जी आती है जिसको हम डेल्टा H2 कह लेते हैं। तो बेसिकली जो सॉल्यूशन बनने का प्रोसेस है ना, वो इन दोनों डेल्टा H1 मतलब ये प्रोसेस और डेल्टा H2, इन दोनों के दरमियान का एक कंपटीशन चल रहा होता है, जिसकी वजह से आपके पास एक सॉल्यूशन बन रहा होता है। अब यहाँ पर आइदर एट दी एंड अगर देखा जाए कि अगर हम इन दोनों का मतलब एवरेज ले लें, तो एट दी एंड हमारे पास जो भी कंटेंट आएगा, जो भी डेल्टा H की वैल्यू आती है, उसको हम हीट ऑफ सॉल्यूशन कह रहे होते हैं। इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, आइदर वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, आइदर वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेज एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस यू आर कंसीडरिंग फॉर मेकिंग द सॉल्यूशन। तो उस बहस में नहीं पड़ना है। तो आई होप कि यहाँ से थोड़ा बहुत हीट ऑफ सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया होगा। दूसरी चीज़ देख लेंगे कि अब यही हीट ऑफ सॉल्यूशन को हम स्टडी करने जा रहे हैं थ्रू सॉल्युबिलिटी मेथड। तो सबसे पहले डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी इज़ बेसिकली कि एक आम ज़बान में आम आदमी के लिए तो ये है कि भाई कोई भी चीज़ पानी में हल हो जाए और वो मतलब बाकी ना रहे, तो सॉल्यूशन बन जाए, तो वो उसकी वो सब्सटेंस सॉल्यूबल है, और जितनी अमाउंट डिज़ोल्व हुई है वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली एक केमिस्ट के लिए ये होती है कि आप द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टू प्रिपेयर और टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड से मेरा मतलब यहाँ ये है कि बेसिकली आप क्या करते हैं, आपने सॉल्यूट ऐड किया, जैसे ही सॉल्यूट ऐड किया वो फ़ौरन से डिज़ोल्व हुआ, तो सॉल्यूशन बनना शुरू हुआ। तो ये जो सॉल्यूशन बनने का अमल है ना, ये मतलब ये इनकी बॉन्ड की ब्रेकिंग और सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन आपस में टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, तो ये सारे प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं और वो इंस्टेंटली हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने ऐड किया, कुछ ये डिसोसिएट हुआ होगा, ये कंबाइन हुए, कुछ हीट निकली होगी, फिर आपने क्या किया, मज़ीद डालते गए, या फिर ये किया कि सॉल्वेंट बढ़ाते गए। जैसे जैसे सॉल्वेंट भी बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड हुए होंगे उनको रूम मिलता जाएगा ताकि वो कंबाइन होते जाएंगे। आप
इतना उसके अंदर सॉल्वेंट ऐड कर दें या इतना उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर दें कि वो फर्दर डिज़ोल्व ना हो। जब वो फर्दर डिज़ोल्व नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई हीट चेंज आया ही नहीं है, ठीक है। और जब तक हीट चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, और वो जो फॉर्म आएगी सॉल्यूशन की वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगी। मतलब आपने इतना सॉल्यूट ऐड कर दिया कि वो फर्दर अब डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, जितना सॉल्वेंट के रूम्स को ऑक्यूपाई करना था वो उसमें ऑक्यूपाई हो चुका, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आपका सॉल्यूट फर्दर डिज़ोल्व नहीं हो रहा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, ये भी सॉल्युबिलिटी है। और इसी तरह एक और चीज़ से भी देखा जाता है कि आपने इसमें इतना सॉल्वेंट ऐड कर दिया कि अब जो है मज़ीद कोई मतलब हीट चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इसी कंटेंट में अगर बात की जाए हीट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो ये बेसिकली सॉल्युबिलिटी कहलाती है। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक डेफिनेशन यहाँ मेंशन कर दी है मैंने कि इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया जाए किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कि वो सॉल्यूट फर्दर डिज़ोल्व ना और आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बनेगा तो ये तमाम हीट गिविंग और हीट टेकिंग का जो प्रोसेस है ये सब रुक जाएगा, क्योंकि अब सॉल्यूशन की कैपेसिटी, अब जो सॉल्वेंट की कैपेसिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसने अपने रूम्स को जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है सॉल्यूट के मॉलिक्यूल से। सॉल्युबिलिटी को बेसिकली जो है वो ग्राम्स पर लीटर में हम मेंशन करते हैं कि 1 लीटर में इस सब्सटेंस के इतने ग्राम इतने टेम्परेचर पर रिजॉल्व हो सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी की टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जब भी सॉल्युबिलिटी को रिपोर्ट करें हमेशा टेम्परेचर को मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से उसी वक्त सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के लिए वर्किंग फार्मूला जो है ये हमारे पास वेंट ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। log S2 माइनस S1 मल्टीप्लाई बाय 2.303 R इंटू T2 T1 एंड डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। यहाँ पर S1 एंड S2 जो है वो सॉल्युबिलिटी है जिसको आप ग्राम पर लीटर में मेंशन करेंगे। T1 एंड T2, T1 आपका लोअर टेम्परेचर है, T1 हायर टेम्परेचर है। ये दो टेम्परेचर क्यों ले रहे हैं हम प्रोसीजर में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम हीट ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि हमें एक काम रूम टेम्परेचर पे करना पड़ेगा और एक काम एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है R जो कि सिंपल गैस कॉन्स्टेंट है, और जो डेल्टा H की वैल्यू है ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। याद रखिए हम जो है वो सिर्फ ये जो H है ना इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मालूम कर सकते। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के हम चेंज मालूम कर सकते हैं, चेंज ऑफ स्टेट मालूम कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मालूम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ बात मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था कि अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें तो ये बेंजीन है, इसकी किसी भी एक पोजीशन पे आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा, ठीक है। कम्प्लीटली आयनाइज ना होने का मतलब ये है कि ये बेसिकली ऑन डिसोसिएशन अपना एक प्रोटॉन लूज़ करता है, और प्रोटॉन लूज़ करने के बाद साथ में ये एक प्रोटॉन रिलीज़ करेगा। ये जो प्रोटॉन है ये बेसिकली वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेता है इसके अंदर से। अब जब ये यहाँ पर ये जो बेंजोएट आइन बना है ना, ये कहलाता है बेंजोएट आइन, ठीक है। ये जो बेंजोएट आइन बना है ये बहुत स्टेबल आइन होता है। ये स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस रिंग को ट्रांसफ़र करेगा। तो ये जो पूरा जो क्या कहते हैं इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये पूरे बेंजीन के प्लेन के ऊपर जो है वो डीलोकलाइज होगा और रेजोनेंस की फॉर्म में इसको स्टेबलाइजेशन देगा। यही वजह है कि ये स्लाइटली सॉल्यूबल होता है और अपना प्रोटॉन फर्निश करता है वाटर के रिएक्शन में। और जाहिर सी बात है कि अब क्योंकि ये एक एसिड है और हमें इतना पता है कि ये अपना एक प्रोटॉन फर्निश कर रहा है, तो इसको वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद इसकी फर्दर एनालिसिस जो है वो हम किससे कर सकते हैं, किसी बेस के साथ रिएक्ट करवा के कर सकते हैं। अगर बेस की हमें कंसंट्रेशन पता हो तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बेस की कंसंट्रेशन वॉल्यूम से कि हमारे पास प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या है। प्रोटॉन की जितनी कंसंट्रेशन होगी वहाँ से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ठीक है इतना जो है वो बेंजोइक एसिड इतना प्रोटॉन फर्निश कर रहा है, तो यहीं से फिर हम सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे।